सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस पाठ के अति लघु प्रश्न जो हैं वो करेंगे। आशा आप सभी इन प्रश्नों को नोट करेंगे क्योंकि परीक्षा के लिहाज से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो उत्तर है इसका फ्रेडरिक सरियू। उसके बाद निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो तथा जो सैन्य आधारित सरकार हो और जनता का लगातार शोषण भी करती है। इस तरह की सरकार जैसे राजशाही सरकारें होती हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र देशों की श्रृंखला में सबसे अग्रणीय देश वो कौन से थे? तो अग्रणीय देश थे आपका अमेरिका और स्विट्जरलैंड। उसके बाद है अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन जो थे ये कौन थे? तो अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने सोबोन यूनिवर्सिटी के अंदर राष्ट्र क्या है इस शीर्षक पे अपना भाषण दिया था, सोबोन यूनिवर्सिटी के अंदर। अगला प्रश्न है कि जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह तो यह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए क्षेत्र विशेष के सभी लोगों से प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में प्रश्न पूछे जाते हैं या उनका मत लिया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर लोगों की राय जानने के लिए जो प्रत्यक्ष मतदान कराया जाता है उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति क्या थी? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अगला, एस्टेट जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो एस्टेट जनरल का नाम बदल के रखा गया नेशनल असेंबली। क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। अगला प्रश्न है, नेशनल असेंबली ने मुख्य परिवर्तन या सुधार क्या किए? तो मुख्य जो सुधार किए, आंतरिक व्यापार, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क थे वो समाप्त कर दिए थे और भार और मापने की एक समान व्यवस्था थी वो लागू की थी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन के राजतंत्र की विशेषता बताओ, कोई एक विशेषता। तो नेपोलियन ने अपने कार्य और नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। जैसा कि नेपोलियन संहिता रची गई और वो रची गई थी 1804 में, जैसा कि आप इस पेज पे भी देख रहे होंगे। 1804 की नागरिक संहिता या इसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1804 की नेपोलियन संहिता का नाम, दूसरा नाम क्या था? तो अभी हमने बताया इसका नाम था नेपोलियन संहिता। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता की 2 विशेषता। तो एक विशेषता इसकी थी कि जन्म पे आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। दूसरी थी सभी को कानून के समक्ष समानता मिली। एक और विशेषता थी कि सामंती व्यवस्था खत्म कर दी और किसानों की भूदास्ता उसको समाप्त किया, यानी कि किसानों को भूदास्ता से मुक्त करा दिया। अगला प्रश्न, हैब्सबर्ग साम्राज्य किन 2 प्रमुख साम्राज्यों में फैला हुआ था? क्या किन 2 प्रमुख देशों में फैला हुआ था? तो देश थे ऑस्ट्रिया और हंगरी। कौन से देश थे? ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन 2 राज्यों में फैला हुआ था हैब्सबर्ग साम्राज्य। अगला प्रश्न है, हंगरी के आधे लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो हंगरी के आधे से ज़्यादा जो लोग थे वो आपकी मगियार भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था वो कौन सा वर्ग था? वो आपका कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग ये भाषा कौन सी बोलते थे? तो कुलीन वर्ग फ्रेंच भाषा बोलते थे। कौन सी? फ्रेंच। यूरोप में शहरों और वाणिज्यिक वर्गों का उदय किस कारण से हुआ? तो इनका वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ किस कारण से? औद्योगिक उत्पादन और व्यापार के कारण, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न, उदारवाद क्या है? ये आप अगले पेज पर देखेंगे थोड़ा सा। हाँ, उदारवाद क्या है? तो उदारवाद अंग्रेजी में
लिबरलिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है उदारवाद के लिए। और लिबरलिज्म जो है लातिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा लातिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है और जिसका अर्थ है आज़ाद। ठीक है। इसके बाद किसके शासन में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ? तो यह मताधिकार प्राप्त हुआ चाहे थोड़े से समय के लिए जैकोबियन शासन के दौरान सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, 39 राज्यों का महासंघ, 39 राज्यों का महासंघ ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया नेपोलियन के द्वारा। अगला, हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग तक कुल कितने सीमा शुल्क लगते थे? हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग तक कुल कितने सीमा शुल्क लगते थे? तो 11 सीमा शुल्क लगते थे। अगला प्रश्न है कि एले क्या था? जैसे यहाँ लिखा, तो एले जो था कपड़ा मापने का एक पैमाना था। अगला प्रश्न है जाल्बेराइन क्या था? तो जाल्बेराइन 1834 में पर्शिया की पहल पे बनाया गया एक शुल्क संघ था। क्या था? एक शुल्क संघ था। अगला, मुद्राओं की संख्या घटाकर 2 किसने कर दी? तो मुद्राओं की संख्या घटा के 2 किसने कर दी? शुल्क संघ, जाल्बेराइन शुल्क संघ ने। अगला प्रश्न, जाल्बेराइन शुल्क संघ में अधिकतर राज्य कौन थे? तो अधिकतर राज्य जो थे इसके अंदर वो जर्मनी राज्य थे, अधिकांश जर्मनी राज्य थे इसके अंदर। अगला प्रश्न, रूढ़िवादी देश यानी कि ब्रिटेन, पर्शिया, रूस जो थे इन्होंने नेपोलियन सरकार का विरोध क्यों किया? तो नेपोलियन के अधिकांश रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करके उदारवादी राजतंत्र की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि नेपोलियन ने रूढ़िवादी जो नियम थे उनको समाप्त कर दिया था और उदारवादी राजतंत्र की शुरुआत कर दी थी, तो इसीलिए इसकी सरकार का विरोध किया गया। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? थोड़ा सा ऐसे देखेंगे। तो वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था कि फ्रांस में नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए थे वो सभी समाप्त कर दिए गए और फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था लागू कर दी थी, दोबारा से रूढ़िवादी व्यवस्था लागू कर दी थी। अगला प्रश्न है, जाल्बेराइन का लक्ष्य जर्मन के लोगों को आर्थिक रूप से राष्ट्र में बांधना है, ये विचार किसके थे? तो ये विचार थे आपके जर्मन के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रेडरिख लिस्ट के। किसके? फ्रेडरिख लिस्ट के। अगला प्रश्न, सेंसरशिप कब लागू हुआ? सेंसरशिप कब लागू हुआ? तो सेंसरशिप आपका जो लागू हुआ, एक सेकंड, 1815 में जब रूढ़िवादी सरकार काबिज हुई तो सेंसरशिप का जो कानून था वो लागू हुआ था। अगला प्रश्न, जुप्से मैथ्सनी यानी कि जिसको मेजनी भी बोला जाता है, जुप्से मैथ्सनी ये कौन थे? तो यह इटली के निवासी थे, कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य थे और इनको 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 संगठनों की स्थापना की थी। जब फ्रांस सीखता है, ये प्रश्न है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसके थे? तो ये शब्द थे मैटरनिख के। किसके थे? मैटरनिख के। अगला प्रश्न, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? फ्रांस में संवैधानिक जो राजतंत्र स्थापित किया गया उसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो उसका अध्यक्ष बनाया गया किसको? लुई फिलिप को। लुई फिलिप को, ठीक है, लुई फिलिप को। अगला प्रश्न, लॉर्ड बायरन किस युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए गए? लॉर्ड बायरन किस युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए गए? तो उत्तर है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। किसमें? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। अगला प्रश्न है कि युद्ध भूमि में लॉर्ड बायरन किस वजह से मारे गए?
तो बुखार होने की वजह से इनका देहांत हो गया, बुखार होने की वजह से। ठीक है। और इसके बाद है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, तो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई 1832 में। कब हुई? 1832 में। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया में किस देश का विभाजन किया गया? तो ये विभाजन किया गया पोलैंड का। किसका विभाजन किया गया? पोलैंड का। एक सेकंड। अगला प्रश्न है, कैरोल कुरपिस्की किस देश का संगीतकार था? तो कैरोल कुरपिस्की जो था वो पोलैंड का, एक सेकंड, हाँ, कुरपिस्की जो था वो पोलैंड का संगीतकार, पोलैंड का संगीतकार था। अगला प्रश्न जो है, पोलेनस और माजूरका किस देश के लोक नृत्य थे? तो ये लोक नृत्य थे किसके? पोलैंड के। ठीक है, पोलैंड के लोक नृत्य थे। अगला प्रश्न है कि जर्मन भाषा का 33 खंडों का शब्दकोश जो था ये किसने लिखा? तो 33 खंडों का जो शब्दकोश था ये ग्रिम बंधुओं ने लिखा। किसने लिखा? ग्रिम बंधुओं ने। लुई फिलिप को सत्ता से क्यों हटा दिया गया? लुई फिलिप जो स्थापित किया गया था जिसको, तो सत्ता से क्यों हटा दिया गया? तो उत्तर है, लुई फिलिप फ्रांस में जरूरी सामान और खाने पीने की वस्तुओं को और बढ़ती बेरोजगारी को कम नहीं कर पाया, तो इसलिए उसको सत्ता से हटा दिया। उसके बाद 1848 में स्थापित नेशनल असेंबली के 2 कार्य बताओ। तो नेशनल असेंबली के 2 कार्य बताएंगे। पहला है कि, एक मिनट, हाँ, काम के अधिकार की गारंटी दी। पहला काम है काम के अधिकार की गारंटी। और दूसरा कार्य जो था, राष्ट्रीय कारखाने वो स्थापित किए गए, यानी कि प्राइवेट नहीं थे, राष्ट्रीय यानी कि सरकारी कारखानों की स्थापना की गई। अगला, पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के किस वर्ग का वर्णन किया? किस वर्ग का वर्णन किया? तो इन्होंने वर्णन किया था बुनकर वर्ग का। किसका? बुनकर वर्ग का। एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न है, तो पत्रकार ने किस वर्ग का वर्णन किया? तो इस पत्रकार ने कपड़ा बुनकरों का वर्णन किया था जो लगातार हो रहे शोषण का विरोध कर रहे थे। और विरोध करते हुए उन्होंने विद्रोह भी किया था, और उस विद्रोह में कुल मिला के 11 बुनकरों की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, जर्मन के मध्यवर्गीय निर्वाचित लोग किसको राजा घोषित करना चाहते थे? तो ये पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को अपना शासक यानी कि राजा घोषित करना चाहता थी जर्मन निवासी। अगला क्वेश्चन है, ओटोमन बिस्मार्क ये कौन था? तो पर्शिया का मुख्यमंत्री जिसे पर्शिया के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह था ओटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क के प्रयासों से किसे जर्मन का सम्राट घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, इटली एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो उत्तर है मंत्री काबूर और गैरिबाल्डी। मंत्री काबूर और गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य में इटली में कितने राज्य थे या कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो कुल मिला के यह 7 राज्यों में बटा हुआ था। कौन? इटली। अगला प्रश्न है आपका कि एकीकृत इटली का शासक किसे घोषित किया गया? एकीकृत जो इटली थी उसका शासक किसे घोषित किया गया? तो शासक घोषित किया गया एमनुअल द्वितीय को। किसे? एमनुअल द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का गठन ये कब हुआ? तो ये गठन हुआ 1707 के अंदर। कब हुआ ये? 1707 के अंदर। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड में ज़्यादातर लोग
कौन सी भाषा बोलते थे। स्कॉटलैंड के अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे। तो ज़्यादातर जो भाषा बोलते थे वो थे गैलिक। कौन सी भाषा? गैलिक। अगला प्रश्न है यूनियन जैक। यूनियन जैक क्या है? तो यूनियन जैक इंग्लैंड का झंडा है। अगला प्रश्न मारियाना और जर्मेनिया ये क्या है? मारियाना फ्रांस की और जर्मेनिया जर्मन के राष्ट्र रूपक हैं। क्या है? राष्ट्र रूपक हैं। जैसे आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये जर्मेनिया का चित्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है बाल्कन क्षेत्र के लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाल्कन क्षेत्र के लोगों को स्लाव के नाम से जाना जाता है। और बाल्कन समस्या किस युद्ध का कारण बनी? तो बाल्कन जो समस्या थी पहले विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो बने वो बनी आपकी कौन सी समस्या? बाल्कन समस्या। तो इस तरह से इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके हो चुके हैं। इन्हें याद करें, अपनी नोटबुक में नोट करें।